जीपी का सिलेबस क्या है? जीपी का सिलेबस है एवोल्यूशन, जिसकी टेस्ट कल होगी। और कल तक भी ये सवाल होता है कि जीपी का सिलेबस क्या है, तो हम इनको डेली ये दिखाते हैं सब लोग। जीपी का सिलेबस क्या है? जीपी का सिलेबस है ये दिखा देंगे। अच्छा, वाटर की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने हाई हीट कैपेसिटी को नोट किया था। आज हम हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिस्कस करेंगे, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसका भी जैसे मेन जो इसमें किरदार है वो वाटर मॉलिक्यूल का ही होता है, बिकॉज वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद द फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर water molecules by hydrogen bonding, by hydrogen bonding। वन, जैसे मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से ये भी आगे सामने चार दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, ये भी आगे जैसे सामने वाले मॉलिक्यूल होगा वो भी चार दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड होगा, अटैच होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से। कल भी हमने पढ़ा था ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल कल हमने ये नोट किया था कि जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है तो उसके लिए वेरी हाई एनर्जी की जरूरत होगी, कोई जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर रेज या इंक्रीज होगी। इसी तरह से नेचर ने एक ऐसा हमें वाटर का मॉलिक्यूल दिया है कि वो एकदम अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है। जैसे इसके कंपेरेटिवली और भी कई मॉलिक्यूल हो जो अपनी स्टेट एकदम चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी हीट मिलती है तो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। पर वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्मेशन में, वेपर बनने में, वेपर में कन्वर्ट होने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, कोई जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा वरना नहीं होगा। The amount of heat required to change liquid से वेपर स्टेट में ले आने के लिए हीट बहुत ही ज्यादा हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, और इससे हीट ऑफ वेपराइजेशन आसान वर्ड है कि यदि वेपर फॉर्म में वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हीट एनर्जी बहुत ही ज्यादा चाहिए, ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन ग्रेटर है, यदि इसमें जो है बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कोई जो है हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से अलग हो सकता है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से टूटेगी तो ये पॉसिबल है, और उसके लिए बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत होती है, ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन हायर विल बी द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन द स्टेट ऑफ वाटर, हायर विल बी द। इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल है। वाटर मॉलिक्यूल फौरन अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे वाटर की प्रेजेंस है, वाटर की प्रेजेंस 70 to 90% वाटर है। बाहर का टेम्परेचर अगर जैसे ऐसा अनस्टेबल वाटर मॉलिक्यूल होता तो अगर ये वाटर जो अपनी फॉर्म चेंज करने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आसानी से डेथ हो जाता। पर कुदरत ने कुछ निजाम ऐसा रखा है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है एकदम जो है वाटर अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। इसके कंपेरेटिवली और वाइस वर्सा का मतलब है जिनमें जैसे कोई अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा तो उसको इतनी हीट की जरूरत ही नहीं होगी, थोड़ी सी हीट करने से वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। वाटर एक स्टेबल मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उसको स्टेबिलिटी देती है कि अपनी स्टेट एकदम चेंज नहीं करता, उसके लिए एक बड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है। जो हमारे बुक के अंदर आया है तो 574
कैलोरीज पर ग्राम जो है उसकी जरूरत होती है, इसे कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक फिगर है जैसे याद रखते हैं, अदरवाइज कोई इसके अंदर कोई इतना बिग क्वेश्चन वगैरह नहीं है, आप समझ लें कि केमिस्ट्री अपनी बड़ी होगी। तो वाटर इज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट कितने 570 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है, यह फिगर है, ठीक है, यही है। Therefore, water requires to exert high heat to change its state from liquid to vapor. लिक्विड टू वेपर में आने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज जैसे आपने पढ़ा है कि वन वाटर मॉलिक्यूल लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब की जैसे अलग अलग होगी, दूसरे इम्पोर्टेंट वेपर फॉर्म जैसे अलग होगी। आपको थोड़ा सा एक तजर्बा में एक्सपेरिमेंट उसके बारे में यकीनन कि अगर आप जो है पानी को बॉयल करते हैं तो शुरू में पानी जो है लिक्विड स्टेट में मौजूद है, जैसे ही आप उसको जो टेम्परेचर देने की जैसे आगे जो कंडीशन आती है, थोड़ा थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसके अंदर पहले जो है एक एजाइलिटी पैदा होती है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। बाद में क्या होता है कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा, बिकॉज जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है तो वेपर फॉर्म में वो एकदम कोई कन्वर्ट नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर की जो स्टेट है वो जैसे लिक्विड ही रहती है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। क्यों? मॉलिक्यूल से स्टेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द थर्मोरेगुलेशन। तो इसका ताल्लुक किसके साथ नहीं, हाई हीट और वेपराइजेशन का ताल्लुक है इसमें जो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोरेगुलेशन में दो एग्जांपल हमारे बुक के अंदर गिवन है। एक जिस तरह से हमने इंटर क्लास के अंदर चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी ब्लड के अंदर जैसे टेम्परेचर ज्यादा की वजह से वो अक्सर जो सरफेस की तरफ जो ब्लड आता है वहां से जो वेसो डायलेशन का अमल होता है और स्वेट ग्रेड क्वेश्चन में मौजूद होते हैं। और देन स्वेट या पसीना जब रिलीज होता है तो सरफेस से हीट जो है खारिज होती है और बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ये इस हाई हीट और वेपराइजेशन की वजह से होता है। इसी तरह से प्लांट से जो जैसे आपको पता है प्लांट फिक्स होते हैं, किसी भी तरह का कितना भी टेम्परेचर उससे क्यों ना लगे पर वो उनकी जगह से जो नहीं करेंगे। कुदरत ने एक ऐसा निजाम रखा है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लांट के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी इतना बढ़ता है। जितना रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज्यादा होगा, जितना रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज्यादा होगा तो उतना ही जैसे उसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। टेम्परेचर ज्यादा, ट्रांसपरेशन का रेट ज्यादा और उसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये जो दो ऐसी चीजें एग्जाम्पल है जो हाई हीट और वेपराइजेशन से छोटी डेफिनेशन देखते हैं, होपफुली आप समझ जाएंगे कि हाई हीट और वेपराइजेशन का आखिर में फायदा क्या होता है। जैसे यूनोवेगर के जो ब्लड के अंदर जो हीट जो यहाँ पे वेसो डायलेशन का अमल होता है, स्वेट ग्रेड का और फिर जो है ये स्वेट या पसीने की सूरत में जो स्किन के ऊपर जो ऐसे पसीना जो मौजूद होता है तो ये हीट को जो है लाइक लॉस करता है और बॉडी को जो है कूलिंग की इफेक्ट मिलता है, कूलिंग की इफेक्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो टेम्परेचर ज्यादा था ब्लड के अंदर जैसे हीट को जो डिस्ट्रीब्यूट होगी जब स्किन की तरफ आती है तो यही जो हीट है पसीने की सूरत में खारिज हो जाती है और बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ये ऑयल हीट और वेपराइजेशन को आप उसमें लिंक करेंगे। इसी तरह से अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ट्रांसपरेशन का रेट भी इतना ही हाई होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर टेम्परेचर मोर रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा ट्रांसपरेशन का रेट प्लांट के अंदर इतना ही ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा ट्रांसपरेशन होगी तो उतना ही जो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। अदरवाइज इतनी ज्यादा हीट लगने से जो है प्लांट की सेल्स हैं ये मर सकते हैं, डेथ हो सकती है हाई टेम्परेचर की वजह से। कोई इनको एसी भी नहीं दिखा, कोई पंखा नहीं चला सकेगा। तो कुदरती निजाम ये है कि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज्यादा होगी, कितनी रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज्यादा होगी तो उसके नतीजे में कूलिंग इफेक्ट ट्रांसपरेशन इज नथिंग बट जस्ट कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये दो एग्जांपल गिवन है जो हम इसको नोट करेंगे हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ। ठीक है, एक है
कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग परस्पायरेशन, परस्पायरेशन यानी स्विचिंग का जो अमल है, और दूसरा ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है। तो ये एक एडवांटेजेस बात है जिसका आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद एक अनदर प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, हाइड्रोफोबिक की एक्सक्लूशन। उसके लिए एक छोटी सबसे पहले इलस्ट्रेशन देखेंगे, फिर होपफुली आप समझ जाएंगे कि हाइड्रोफोबिक की एक्सक्लूशन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जब भी जैसे वाटर के अंदर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस आती है, नॉन पोलर कोई मॉलिक्यूल आता है, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल इधर हम कहें कि लिपिड का टाइप है, जैसे ऑयल वगैरह है, तो ये उसका एक ड्रॉप है और ये दूसरा ड्रॉप है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ड्रॉप है, ये दूसरा ड्रॉप है। तो ये सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में वाटर है। तो जब भी वाटर के साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएंगे तो उसके नतीजे में ये होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेकिंग का अमल शुरू हो जाएगा। कौन ब्रेक कराएगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कराएंगे। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे वाटर मॉलिक्यूल वन वाटर मॉलिक्यूल मिलेगी तो फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये ब्रेक कर रहे हैं। कौन ब्रेक कर रहा है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो लिपिड का मॉलिक्यूल है या ऑयल का ड्रॉप है वो ब्रेक कर रहे हैं। उसके बदले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी टूटेगी उतनी तेजी से दोबारा वापस जुड़ जाए। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तो आपको पता है कि वो बहुत ही जल्दी दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इसके दरमियान बन जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, फिर जो है इन दोनों जो है लिपिड के मॉलिक्यूल को ऑयल के मॉलिक्यूल को कोलैप्स कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, जोड़ लेते हैं, करीब कर लेते हैं और एक बड़ा वाटर का ड्रॉप से जोड़ सकता है। तो नेक्स्ट जब ये क्या होगा, आगे आप देखेंगे कि दोनों वाटर, ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोलैप्स हो गए। कोलैप्स का मतलब है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, करीब हो गए, मिल गए। कोलैप्स किसने किया, कोलैप्स किया वाटर मॉलिक्यूल ने किया। कैसे वाटर मॉलिक्यूल ने इसको कोलैप्स किया, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से। मोर हाइड्रोजन जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, कोलैप्स हो गए, आपस में एक दूसरे के करीब आ गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या लिपिड के बारे में। आप सोचेंगे कि इसका फायदा क्या है, लिविंग थिंग्स के अंदर इसका क्या फायदा होता है। लिविंग थिंग्स के अंदर फायदा ये होता है, जैसे आपको पता है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वाटर है और सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है तो उधर भी वाटर होता है। सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होता है उधर भी वाटर है। अगर आप देखिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है कंस्टिट्यूशन इसकी देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है, मेन इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, मेन एलिमेंट फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल उसके दो लेयर है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के एक लेयर और एक दूसरा लेयर। और यू नो वेरी वेल फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के जो हेड जो हाइड्रोफिलिक होता है और जो सेल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक के नेचर होता है। सेल पार्ट दैट इज हाइड्रोफोबिक के नेचर। तो इनसे लिपिड के मॉलिक्यूल को आपस में एक दूसरे के साथ करीब लेके आने का काम सिर्फ वाटर ने किया है। जो इनसाइड एज वेल आउटसाइड सेल मौजूद है, इसमें इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, लिपिड के मॉलिक्यूल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट को, फास्फोलिपिड के दोनों लेयर्स को आपस में कोलैप्स किया है। अगर ये वाटर की प्रॉपर्टी इस तरह से ना होती तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर भी मेंटेन ना होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड की दो लेयर है ये भी मेंटेन ना होते। पुराना एमसीपी गुप्ता उसके अंदर ये टॉपिक नहीं है, तो रिप्रूवर साहिबा देखते नहीं आ रहा उनके लिए ये प्रॉपर्टी जो है आप एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और वाटर जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेंटेनेंस होती है वो इस वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, वाटर टू कोलैप्स ऑयल ड्रॉपलेट टू लार्ज ड्रॉपलेट। पहले उधर दो अलग अलग छोटे ड्रॉपलेट थे, अब वाटर ने क्या किया, वाटर ने इसको कोलैप्स कर दिया, मर्ज कर दिया, क्लोज कर दिया है। क्लोज कर दिया तो उसका प्रैक्टिकली जैसे लिविंग थिंग्स के अंदर उसका क्या फायदा है, प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का ये फायदा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन रहेगी तो सेल की स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगी, सेल की स्ट्रक्चर मेंटेन, सेल इज द लिक्विड यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये प्रॉपर्टी अगेन जो है वाटर को क्रेडिट जाता है। अब आप टेक्स्ट फॉर्मेट में आएंगे वो समझ जाएंगे, होपफुली समझ जाएंगे कि टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है।
हमने कोशिश की है कि ये सारे टेक्स्ट को, जितने भी टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ी सी इलस्ट्रेशन तस्वीरों को जरिए स्टूडेंट को समझाया जाए, ताकि वो याद करे और उसका चैनल जो है डेली रात चलता है, ज्यादातर अर्ली करता है उनका। So it is tendency of water to polarize ion drop into droplets. Tendency of water to polarize meaning होती है उनको करीब ले आने का। Ion drop into large droplets. पहले दो छोटे जैसे आयन के ड्रॉप थे, उनको लार्ज ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना, ये वाटर की टेंडेंसी है। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। किस तरह से अरेंज है वन वाटर मॉलिक्यूल, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन डिस्ट्रॉय करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये लिपिड, ये ऑयल वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। By the presence of hydrophobic oil it form new bond। अब न्यू बॉन्ड कौन बनाएगा? न्यू बॉन्ड रह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच है, उनकी अगर बॉन्डिंग टूटेगी तो वो नई मॉलिक्यूल नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। द वाटर मॉलिक्यूल्स देन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे टूटेगी तो उसके नतीजे में वाटर और नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। विद themselves and non-polar molecules collapse together। पहले जो non-polar molecules वो अलग थे, छोटे थे, अब उनको वापस से आपस, ये इसका नतीजा है ना। इससे उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में किरदार अदा किया, वाटर से और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए और दोनों को जो है पोलराइज कर दिया, क्लोज टुगेदर कर दिया। दिस एक्सक्लूड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को एक्सक्लूड कर रहा है, ऑयल को या नॉन पोलर को फ्रॉम वाटर। जैसे इलस्ट्रेशन के तरह आपने देखा था, पहले जो दो वाटर जैसे मॉलिक्यूल, एक दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पड़े थे, अब इन दोनों को जैसे उसने पोलराइज कर दिया, दोनों पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मिला के पोलराइज कर दिया। और इसका एडवांटेज या फायदा होता है फिलामेना मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के हवाले से होता है, जो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की आयोनाइजेशन, और यू नो वेरी वेल वाटर के अंदर एक एबिलिटी है कि इसके सेल्फ आयोनाइज, तो इसका एडवांटेज या फायदा क्या होगा आयोनाइज होने का? तो एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं, होपफुली आप समझ जाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर बाय आप माहिर हैं, पता है। तो वाटर के अंदर एक एबिलिटी है कि वाटर कैन ब्रेक इनटू HNOH आयन, HNOH आयन के अंदर ब्रेक हो सकता है, और H और OH आपस में मिलकर वापस दोबारा वाटर मॉलिक्यूल भी बन सकता है। एक दो दिन पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के अंदर आपने देखा था रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे? एक एंड से H और दूसरे एंड से OH वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव हुआ था। और हाइड्रोलाइसिस के अंदर हमने देखा था कि वाटर की एडिशन से वाटर फौरन ब्रेक हो जाता है HNOH आयन में। तो यानी कि वाटर के अंदर एबिलिटी है कि HNOH आयन में टूट सकता है। एक और भी जैसे प्रॉपर्टी है वाटर की, जैसे वाटर और वाटर मॉलिक्यूल, वाटर प्लस वाटर मॉलिक्यूल, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो एक हाइड्रोनियम आयन बनता है और OH भी बनते हैं। हाइड्रोनियम आयन और OH मिलके वापस दोबारा जैसे वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं, शायद केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। अब हम जैसे एसिड और बेस की थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं? लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा है कि बेस एक ऐसी सब्सटेंस है दैट प्रोड्यूसेस OH आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बेस हम उसे कहते हैं जो OH आयन जो डोनेट करें तो उसे हम कहते हैं बेस कहते हैं। इसी तरह से एसिड किसे कहते हैं? जो H आयन किसी भी मीडियम के अंदर जो प्रोड्यूस करे, डोनेट करे तो उसे हम एसिड कहते हैं। एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब इसका जो रूल, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्या है H और OH आयन की? यू नो वेरी ऐसा मीडियम कहलाएगा एसिडिक मीडियम जिसमें H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। OH पर H आयन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो एसिड कहलाएगा, और वहां का जो pH होगा
पीएच होगा वो लो होगा, जितना पीएच लो होता जाएगा उतनी जो ज्यादा एसिडिटी होगी। इसका मतलब है पीएच लो का मतलब है मोर हाइड्रोजन आयन, मोर हाइड्रोजन आयन। नहीं नहीं, गलत है, गलत है। ठीक है, ठीक है, पीएच घटो स्थिर है ना, 0 नहीं। ठीक है, सत्तर न्यूट्रल 14 ये 70 घंटे अस्सी फिगर 6 5 4 0 मीन्स मोर एच आयन। और जितने ओ एच आयन की ज्यादा हो 8 9 10, तो ओ एच आयन की कंसंट्रेशन उधर जो ज्यादा होती है, ओ एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, जितने मीडियम के अंदर एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो इतना ही एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। जितने मीडियम के अंदर जैसे ओ एच आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो मीडियम अल्कलाइन मीडियम कहलाएगा, अल्कलाइन मीडियम कहलाएगा, अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम या बेस कहलाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा आगे? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मीडियम है एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? एंजाइम्स जो वर्क करते हैं, आपको पता है उनका एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम एक उनका पीएच होता है, कोई एंजाइम वर्क करेंगे अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान में रखें कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है स्टमक में प्रोड्यूस होता है, उसका एक्शन भी वही होता है, उसके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। 1.2 से लेकर 1.5 से लेकर जो 2.5 से लेकर जो इसका पीएच होता है पेप्सिन एंजाइम का, जहां भी वो काम कर सकता है। अगर उधर अल्कलाइन मीडियम होगा तो पेप्सिन एंजाइम वर्क नहीं करेगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फर्स्ट पार्ट ड्यूटीनम होता है, उसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स जो अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम भी काम करते हैं। तो वहां भी अगर मीडियम जैसे अगर एसिडिक होगा तो कोई भी वहां का एंजाइम वर्क नहीं कर पाता है। तो ऐसी चीज जो पीएच के अंदर चेंजेस आएंगे उनको रेजिस्ट करेंगे, उससे लेंगे बफर करेंगे। तो वाटर का रोल है बफर, वाटर पीएच है बफर। वाटर का जो रोल है एम्फोटेरिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक। एम्फी और एम्फो का मतलब होता है बोथ, कि बोथ पीएच एसिड एज वेल एज बेस। एसिड की तरह से जब एच आयन डोनेट करे तो वो एसिड है, बेस कब पीएच करेगा जब वो एच आयन देगा तो वो बेस कहलाएगा। और वाटर का रोल क्या है? बफर के तौर पे। बफर का मतलब होता है कि ऐसी सब्सटेंस जो पीएच के अंदर चेंजेस आ रही है उनको कोशिश करे, रेजिस्ट करे, ना होने दे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मीडियम एसिडिक हो जाए तो उस जगह वो एच आयन डोनेट करके वाटर बना के और इसकी एसिडिटी को खत्म करे, कम करे, चेंज आने ना दे, तो मोर एसिडिक हो रही है। अगर कोई मीडियम जैसे अल्कलाइन हुआ है तो उस जगह पे जैसे एच आयन देके एच एंड ओ एच आपस में जैसे इनर वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और वहां का जो पीएच है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे कि लिमिट तक एक हद तक कोशिश होगी कि पीएच जो है चेंज ना हो, रेजिस्ट करेगी पीएच की चेंजेस में आने में। तो उससे कहेंगे कि ये वाटर की प्रॉपर्टी है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो अब बाकी ये सारा टेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज इनटू एच एंड ओ एच है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब है ये वापस आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। एंड आल्सो मेंटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आगे ये होगा कि जो एच ओ एच आयन का एक मेन काम होता है पीएच को मेंटेन करवाना होता है। ड्यू टू आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर में बिहेव एज एसिड एंड बेस। एसिड या बेस की कोशिश, जो एसिड कब जब एच आयन डोनेट करे, बेस कब जब वो ओ एच आयन डोनेट करे, तो हम इसको कहेंगे बेस है। इस वजह से इसे कहेंगे कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बोथ एसिड एंड बेस के तौर पे बिहेव करता है। इट आल्सो बिहेव एज अ बफर। बफर का मतलब होता है कि दैट रेजिस्ट द चेंजेस इन पीएच, दैट रेजिस्ट द चेंजेस इन पीएच। पीएच के अंदर कोई चेंज आ रही है उसको रेजिस्ट करे तो उस कंपोनेंट को ये बफर है। तो वाटर बिहेव्स एज अ बफर ड्यू टू दिस नेचर। दिस नेचर का मतलब है कि डोनेट एच एंड ओ एच आयन, तो इस वजह से पीएच में चेंजेस आने से ये रोकता है, रेजिस्ट करता है, मेंटेन द पीएच बाय एंजाइमेटिक एक्टिविटी के सेल में करते हैं। तो इसका रोल यह कहता है फाइनली जो लिविंग थिंग्स में क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की एंजाइम की एक्टिविटी है उसको मेंटेन करवाना। ये भी जैसे तो वाटर मॉलिक्यूल का रोल ये कहता है। आखिरी फीचर भी आएंगे वाटर की
प्रॉपर्टी के हवाले से। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उससे हमें थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देखेंगे, फिर होपफुली आप समझ जाएंगे। आप समझदार तो हैं, केमिस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि जैसे वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल, वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद फोर अदर वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे लिक्विड स्टेट होती है, जब भी वाटर की लिक्विड स्टेट होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर, यानी बहुत ही करीब है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, करीब होने की वजह से टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच है, तो इसकी डेंसिटी जो है जरा ज्यादा होगी। इसकी कंपेरेटिवली कम, जैसे एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिया गया कि गिलास ऑफ वाटर है, उसके अंदर जैसे आइस के क्यूब्स रखे गए, तो ये आइस जो है फ्लोट कर रही है, आइस जो इनके ऊपर फ्लोट करेंगे, क्यों फ्लोट करेंगे, जाहिर है ये जरा वाटर से लेस डेंस होगी, कोई तो फ्लोट करेंगे, वरना तो नहीं फ्लोट करेगी। तो वरना तो अदरवाइज कोई पत्थर इतना कोई टुकड़ा होता है तो ये तो बॉटम में चला जाता है। इतना ही टुकड़ा जैसे आइस क्यूब का है, कोई पत्थरी ऐसी चीज डालेंगे तो वो तो बिल्कुल बॉटम में चली जाएगी, उसकी डेंसिटी जरा ज्यादा हो जाएगी। अब इसकी क्यों डेंसिटी इतनी कम है या फ्लोट क्यों कर रहा है, उसका रीजन यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक पैटर्न में है, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्पेस पे जो है उन्होंने जोड़ के रखा है। अब दोनों डायग्राम को कंपेयर करें, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं टाइटली पैक्ड टुगेदर, टाइटली हेल्ड टुगेदर, टाइटली हेल्ड टुगेदर, और इसमें क्या है कि अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर दूर दूर है। ऑन रीचिंग द सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकम स्टेबल, और ये टूटते भी नहीं है, स्टेबल भी है। अरेंजिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से उन्हें अलग अलग अरेंज किया, अलग अलग अरेंज किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आइस को है लेसर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम है, और इस वजह से आइस जो है गिलास का वाटर के अंदर फ्लो करेगी। मेरी टाइम आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर ये चीजें ऐसी पढ़ी होगी, तो यही सेम जो रूल होता है वो अप्लाई होता है लिविंग थिंग्स में। कैसे अप्लाई होगा उसको हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स से लेंगे कि किस तरह से ये फिनोमेना है, और इस बिहेवियर की वाटर के बिहेवियर को कहेंगे एनोमेलस बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर, बिकॉज वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी स्टेट चेंज होती रहती है, स्टेट चेंज होती रहती है। लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड से गैसियस या वेपर में भी चेंज हो सकता है। वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं डिफरेंट बिहेवियर। कब, जब टेम्परेचर में एक चेंज आए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम होगा तो वाटर की शेप या उसकी जो फॉर्म में जो है चेंज हो सकती है। यूजुअली मेटल कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर, वाटर भी एक तरह से मेटल को कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल पैटर्न में आ गई, वाटर मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अपार्ट अलग अलग कर दिया था, इससे एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन की वजह से क्या हुआ, डिक्रीज इन द डेंसिटी, यानी आइस जो बनी वो लाइट हो गई, डेंसिटी कम हो गई, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एक्सपेंड मैक्सिममली इसको आइस कंडीशन, इसी वजह से जो वाटर जो है आइस बन जाता है। और इसका फायदा, लो डेंसिटी ऑफ वाटर इन आइस बिकम्स लाइटर, कम्स अबव वाटर सरफेस एज ऑफ द हाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वाटर। जो लिक्विड है वाटर है उसकी डेंसिटी हाई है, वो बॉटम में है, और आइस जो है वो फ्लोट कर रही होती है। इट मेक्स लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर। तो यही इस प्रॉपर्टी का फायदा या एडवांटेज यही होता है कि फ्रोजन जो है काफी हमारे प्लानिट अर्थ पे पॉइंट जगह प्लेसेस है जहाँ पे हमें मुकम्मल जैसे बर्फ भी नजर आती है, पर उस बर्फ के नीचे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। वो क्यों करती है, इस बिहेवियर की वजह से, वाटर की इस एनोमेलस बिहेवियर की वजह से। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखेंगे, होपफुली आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा बिहेवियर है या कौन सा एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो उसमें चेंजेस होती रहती है, जैसे इधर आजकल हमारे यहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है 40 प्लस है,
हमारे एरिया है वो भी 40+ है। और इसी तरह से पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में उधर तो ज़्यादा एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर इतना तो नहीं है, बहुत ही कम है, 10 से बिलो है, इससे लेके 0 तक भी मौजूद है। तो अगर एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो जाए, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से जहां कहीं भी वाटर बॉडीज होती हैं तो उसका इफेक्ट यकीनन इस पे पड़ेगा। खास तौर पे आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तो ये आइस बन जाती है या बर्फ बन जाती है। तो कई जैसे ऐसे समंदर होते हैं या जिनमें जो पानी जो मौजूद होता है वो फौरन जो आइस बन जाती है। कहाँ पे जाहिर है जो सरफेस पर होगी वाटर की उधर जो है आइस बन जाती है, पर इसके नीचे जो है एक्वेटिक लाइफ मौजूद होती है। इसके नीचे जो एक्वेटिक लाइफ मौजूद होती है, लाइफ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोलर बेयर आपने देखा होगा कि बर्फानी इलाके में हमारी नजर में कि वहां पे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी गंदा कोई जानदार नहीं होगा, पर उस पोलर बेयर की डाइट जो फिशेज होती है, ऐसे पोलर बेयर जा रहे होते हैं और उसको पता चल जाता है कि इससे में फिश है तो उसको जो अधिकार से वो खा रहा होता है। तो यहाँ पे सब एक्वेटिक इलाकों में मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। होता ये है कि यहाँ पे जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये यहाँ पे आइस बन जाएगी और जैसे नीचे थोड़ा जाएगी तो टेम्परेचर में थोड़ी सी जो है इंक्रीज होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 2, 3, 4, तो वहाँ पे फिशेज और दूसरी एक्वेटिक लाइफ जो है प्रेजेंट होती है बिकॉज ऑफ एनोमेलस बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा इनको लेके आपको ऐसे एक्सपर्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मैं बायो मॉलिक्यूल ओवरऑल बायो मॉलिक्यूल में क्या एक्सपर्ट है, ये जनरल थोड़ी सी फ्यू पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों आया, बिकॉज ऑफ हाइड्रेटेड कार्बन की वजह से। हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड का मतलब है जैसे वाटर, कार्बन CHO, जैसे हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन है प्लस हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर, यानी वाटर कंटेनिंग कार्बन कार्बोहाइड्रेट। दूसरे लफ्जों में हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर बेसिक एलिमेंट कौन से होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही रेशियो सेम होगा जो वाटर का है, वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होता है, तो इस वजह से CH2O, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जनरल फार्मूला CnH2n है, Cn का मतलब नंबर, H2n, ये जनरल फार्मूला है, where n is the number of whole number, जैसे आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। और सुबह वेलोवती क्वेश्चन है। ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन जो केमिस्ट्री के एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंगली, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग हमारी नजर में कार्बोहाइड्रेट वो चीजें जो मिक्स चीजें हैं, चॉकलेट, फलान, ये पोटासियम, पर इनके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की पोलीहाइड्रोऑक्सी, पोलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। पोली का मतलब होता है जैसे मेनी, हाइड्रोऑक्सी का मतलब है OH ग्रुप है, मेनी OH ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड है, प्लस कार्बोनिल होगा, कार्बोनिल का मतलब है कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो मेनी OH ग्रुप प्लस कार्बोनिल ग्रुप होगा तो उससे कहेंगे कि ये एक कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोनिल आपको पता है कि ग्रुप आगे इसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरे कीटोन होते हैं, और दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा आखिरी है। तो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, उनके अंदर जैसे ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, उसके साथ अगर इस कार्बन के साथ अगर H है तो उससे कहेंगे एल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। One H atom attached to the carbonyl atom, carbonyl atom से carbonyl के C के साथ अगर H अटैच है तो हम उसे कहेंगे एल्डिहाइड। इसी तरह से ये कार्बोनिल C डबल बॉन्ड वो, इसके साथ अगर H दोनों साइड पे जैसे H होता है C अटैच हो तो उसे कहेंगे कि ये कीटोन है। लेकिन रिजल्ट लेते हैं तो एक समझ जाएंगे आप होपफुली कि कीटोन और एल्डिहाइड में क्या फर्क है, कीटोन और एल्डिहाइड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कार्बोनिल है,
सी डबल बॉन्ड ओ, और इस सी के साथ ये भी सी अटैच है, ये भी सी अटैच है, तो हम इससे कहेंगे कि ये कीटोन है। इसी तरह से ये कार्बोनिल है, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके साथ इस सी के साथ अगर एच अटैच है, एच अटैच है, तो उससे कहेंगे अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड और कीटोन डिपेंड करते हैं कार्बोनिल सी के साथ, अगर दोनों साइड जैसे अगर सी होंगे तो वो कीटोन है, और अगर एच है तो सही गलत है।